अब हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे और आप इस बात का ध्यान रखिए कि मौर्य वंश भारत में आज जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे वो आरपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो या किसी भी अन्य सेक्टर की हो, उन सभी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब में मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न जरूर होता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब मौर्य वंश को पढ़ने से पहले ये अनिवार्य है कि आप चाणक्य के बारे में पूरी जानकारी एकत्र कीजिए। चाणक्य से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती है उनको आप कलेक्ट कीजिए और मैंने ये प्रयास आप तक पहुंचाया है कि चाणक्य के बारे में जो किंवदंतियाँ, चाणक्य के बारे में जो कहानियाँ, चाणक्य के बारे में जो कथानक और चाणक्य के बारे में जो जन अनुश्रुति हैं, उन सभी की रिसर्च करके व्यक्तिगत स्तर पर उनको अलग अलग सोर्स से ढूंढ करके मैंने उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले मौर्य वंश पर चर्चा करने से पहले हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे और चाणक्य पर मैंने चाणक्य का नाम एक डिब्बे में लिखा है और फिर ऋषि चाणक्य, अमात्य सक्टार और घनानंद और पंडित राधा मोहन, ये चार नाम मैंने इस एरो में लिखे हैं। ये नाम लिखने का कारण वजह ये है क्योंकि आरंभिक जो जीवन होगा चाणक्य का या विष्णुगुप्त का या कौटिल्य का, तो आरंभिक जीवन में ये चार व्यक्ति मुख्य किरदार होंगे, मुख्य रोल होंगे। हालांकि आगे पूरे जीवन में ये जो पंडित राधा मोहन होंगे और घनानंद होंगे, इनका भी काफ़ी योगदान होगा, लेकिन ये जो चार व्यक्ति है इनका आरंभिक जीवन और बाद के जीवन में भी इनका क्या पड़ेगा, प्रभाव रहेगा। तो पहले देखते हैं ऋषि चाणक्य का क्या संबंध था। ऋषि चाणक्य, देखिए पहली बात तो चाणक्य के बारे में हमें ऐतिहासिक जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है और जो मिलती है वो अस्पष्ट मिलती है। अलग अलग साक्ष्यों में उनके बारे में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। किसी में उनको मुरा की संतान बताया गया, किसी में चनेश्वरी का, तो किसी में उन्हें कोई वंश का बताया गया, किसी में अलग अलग, मतलब अलग अलग स्त्रोतों में अलग अलग तथ्य उनके बारे में मिलते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का, जैसे कि सोमदेव का कथा सरित सागर है, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महावंश है और कई सारी साक्ष्य है। तो उनके माध्यम से मैंने ये जानकारी जुटाई है और एक सामान्य जो बात सामने निकल के आती है वो मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया। अब ऋषि चाणक्य, जो ऋषि चाणक्य थे उनके पुत्र थे चाणक्य। इस वजह से, अच्छा, ऋषि चाणक्य के पुत्र होने की वजह से इन्हें क्या बोला गया, चाणक्य कहा गया, ठीक है। और विष्णुगुप्त और कौटिल्य का क्या कंसेप्ट है, हालांकि मध्यकालीन टीकाकारों ने अलग अलग अपनी टीकाएं की, उनमें कौटिल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य इन तीनों नामों से संबंधित श्लोक भी लिखे हैं, वो एक बार अलग छोड़ दीजिए उनको। लेकिन फिर भी जो सामान्य कहानी सामने आती है उनमें क्या है, कंसेप्ट है विष्णुगुप्त और कौटिल्य का। तो ऋषि चाणक्य पे देखिए, सबसे पहले तो चाणक्य के पुत्र चाणक्य थे, ठीक, एक बार छोड़ दीजिए। अब चाणक्य का अमात्य सक्टार से संबंध देखिए। चाणक्य और सक्टार ये अमात्य था और अमात्य का जो सामान्य अर्थ निकलता है वो है मंत्री। आज के जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री के समकक्ष का पद था अमात्य, यानी कि मौर्य काल में और मौर्य काल से पहले। अब बात करें अमात्य सक्टार के, ये क्या थे, मित्र थे और ये राष्ट्रभक्त पंडित थे, यानी कि जाति से पंडित थे और ये राष्ट्रभक्त थे और हमेशा इनको राष्ट्र की, अपने देश की चिंता रहती थी। अब चूंकि उस समय शासक कौन था, नंद वंश का क्रूर शासक जिसका नाम क्या था, घनानंद, यानी कि चाणक्य के समय देश के ऊपर शासन किसका था, घनानंद का था। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इस घनानंद के काल में जनता इसके अत्याचारों से परेशान थी। दूसरी बात, इसने अत्यधिक कर लाद रखे थे। तीसरी बात, इसके काल में यूनानी आक्रमण, यानी कि उसमें सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, तो लोग वैसे भी त्रस्त थे, डरे हुए थे। तो ऋषि चाणक्य ने अमात्य सक्टार के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा, एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें ये बात हुई कि ऋषि चाणक्य किसी न किसी तरीके से महामात्य का पद ग्रहण करेंगे। महामात्य का मतलब कह सकते हो आप प्रधानमंत्री कह सकते हो या मंत्री परिषद का मुखिया कह सकते हो। तो ऋषि चाणक्य क्या बनेंगे, महामात्य बनेंगे और अमात्य सक्टार उसमें क्या करेगा, सहयोग करेगा। इस तरीके से षड्यंत्र था और घनानंद को उखाड़ फेंकने की ये क्या थी, योजना थी। अब इस योजना का भंडाफोड़ हो गया और ये योजना घनानंद को पता चली और पता चलने की वजह से घनानंद ने ऋषि चाणक्य जो ब्राह्मण थे उन्हें मौत की सजा सुनाई।
अब ध्यान रखिए कि मौर्य काल में और मौर्य काल से पहले भी उस काल में ब्राह्मण की हत्या वर्जित थी, यानी कि किसी भी सूरत में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इस बात का ध्यान रखिए। गंभीर से गंभीर अपराध में उसे देश निर्वासन की सजा या कोई भी छोटा मोटा अंग भंग करके उसे सजा दी जा सकती थी, लेकिन मृत्युदंड नहीं था। तो गणानंद ने उस समय की नीति के विरुद्ध, उस समय के कानून के विरुद्ध जाकर के ऋषि चाणक्य को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अब ध्यान रखिए, ऋषि चाणक्य का सिर कलम करके, अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इस पे थोड़ा ध्यान रखना कि ऋषि चाणक्य का सिर कलम करके, यानी कि उनका सिर काट करके अब कहाँ टांगा गया, इस बात पर भी मतभेद है। अलग अलग साक्ष्य बताते हैं कि कहीं तक्षशिला में टांगा गया, कोई कहता है उनका सिर कलम करके जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उस पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द किसी दीवार पे टांग दिया गया। अब थोड़ा सा इधर आइए आप यहाँ। अब मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, ये भारत है, ठीक है ना, एक चित्र बनाई, तो ये क्या है, भारत है, ठीक। अब इसमें ये सॉरी ये मतलब पूरा पाटलिपुत्र नक्शा बनाना आता नहीं, सीधा ध्यान रखना। तो ये आज के सिस्टम की बात करें तो तक्षशिला यहाँ आ गया, यहाँ कश्मीर आ गया अपना। तो तक्षशिला से अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पहली बात तो ये तक्षशिला पाटलिपुत्र से कहाँ, उत्तर और पश्चिम दिशा में अवस्थित है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये है कि यहाँ से अगर ऐसे आई डायरेक्ट तो क्या आएगा, ये इस्लामाबाद में है, फिर लाहौर अपने को क्रॉस करना पड़ेगा, पंजाब करना पड़ेगा, पंजाब ये पश्चिमी पाकिस्तान का गया, फिर अपने भारत वाला, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, और दिल्ली से यूपी, यूपी से कहाँ आएंगे हम, बिहार में, यानी कि पाटलिपुत्र में आएंगे। तो इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब ऋषि चाणक्य का जो क्रम स्थल था वो माना जाता है कि मगध महाजनपद में ही था, और मगध महाजनपद की राजधानी के आसपास ही था। और इस बात को ध्यान रखें कि उसमें मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक। तो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र के आसपास ही इनका कार्यस्थल था, किनका, ऋषि चाणक्य का। तो ये मुख्यतः संभव ये है कि इनको जो मृत्युदंड दिया गया था वो पाटलिपुत्र में दिया गया, और इनका सिर कलम करके कहाँ टांगा गया, ये पाटलिपुत्र के आसपास ही टांगा गया था। तो मुख्यतः इस बात का ध्यान रखिए कि तक्षशिला में तो नए के बराबर संभावना है कि उनको मृत्युदंड की सजा दी गई। उनको मृत्युदंड की सजा कहाँ मिली, पाटलिपुत्र में मिली थी। किसको, ऋषि चाणक्य को। और मृत्युदंड देने के बाद जब उनका सिर कलम करके टांगा गया तो एक आदेश में निकाला गया गणानंद के द्वारा कि उनके सिर को या उनके शरीर को, यानी कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई छुएगा तक नहीं। उनको मतलब इतनी क्रूर सजा दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके पुत्र चाणक्य ने रात के अंधेरे में जाकर के अपने पिता का जो सिर था, जो एक बांस पे टांगा गया था, बांस पे अपने पिता का सिर धीरे धीरे करके बांस से उतारा और उनका क्रियाक्रम किया रात के अंधेरे में। अब ध्यान रखना कि कई दिनों से अपने पिता की खोज में थे, और जैसे ही उनको, अच्छा पहले से उनको पता चल गया था कि पिता को मृत्युदंड दिया गया, और फिर वहाँ मतलब उनकी खोज करने के बाद, अपने पिता का क्रियाक्रम करने के बाद, ये पाटलिपुत्र के आसपास, कौन, चाणक्य, पाटलिपुत्र के आसपास ही किसी जंगल में बेहोश होकर के गिर गई, ठीक है। अब बेहोश होकर गिरने के बाद जो कहानी सामने आएगी उसमें ही मुख्य किरदार होंगे पंडित राधा मोहन, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अब तक की कहानी का सारांश ये निकलता है कि गणानंद ने ऋषि चाणक्य को मृत्युदंड की सजा दी और उनका सिर कलम करके कहाँ लटका दिया गया, पाटलिपुत्र के आसपास लटका दिया गया, और आदेश निकाला कि कोई इनके सिर को या शरीर को छुएगा नहीं। लेकिन रात के अंधेरे में भूखा प्यासा चाणक्य अपने पिता को क्रियाक्रम करेगा, और क्रियाक्रम करने के बाद कहानी इस प्रकार है कि वो बेहोश होकर के पाटलिपुत्र के आसपास के जंगलों में बेहोश गिर जाएंगे। अब गिरने के बाद जो मुख्य किरदार आएंगे वो पंडित राधा मोहन आएंगे, और पंडित राधा मोहन का संबंध होगा तक्षशिला से हुआ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय से होगा। और उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के मुख्य जो आचार्य होंगे वो होंगे पुंडरीकाक्ष होंगे, ठीक है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय के मुख्य आचार्य कौन होंगे, पुंडरीकाक्ष होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अब बात यह है कि पंडित राधा मोहन जैसे ही जंगल में किसी कार्यवश जाते हैं तो चाणक्य को वहाँ देखते हैं, यानी कि कोई मतलब युवा एक लड़का वहाँ मतलब बेहोश होकर गिरा पड़ा है, तो पास में जाकर के उनको पानी के छींटे दिए जाते हैं। तो जैसे ही चाणक्य को होश आता है तो चाणक्य देखता है कि एक विद्वान सज्जन उनको पुकार रहा है,
तो विष्णु चाणक्य ने ये सोचा कि हो सकता है ये कोई राजा का क्या हो, कोई दरबारी हो, राजा का कोई दूत हो, गुप्तचर हो। तो उसने पंडित राधा मोहन को अपना नाम सबसे पहले क्या बताया, विष्णुगुप्त बताया। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि जो सामान्य कहानी, जो सामान्य निष्कर्ष निकल के आता है वो ये आता है कि जब पंडित राधा मोहन ने चाणक्य से उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तब चाणक्य ने अपना नाम क्या बताया था, विष्णुगुप्त बताया था। और इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, विष्णुगुप्त। इस प्रकार का कोई इस प्रकार से तथ्य सामने आते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे की कहानी में क्या होगा। पंडित राधा मोहन अपने साथ उनको ले गए, किनको, विष्णुगुप्त को या चाणक्य को। अब और बाद में इनकी जो विद्वता थी, उनमें जो टैलेंट था, किसमें, चाणक्य में, उससे प्रभावित होकर पंडित राधा मोहन ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो गुरुजी थे, आचार्य थे, जिनका नाम क्या था, पुंडरीकाक्ष, उनको एक लेटर, एक पत्र, एक खत लिखा। और उस लेटर के माध्यम से चाणक्य को या विष्णुगुप्त या कौटिल्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन यानी कि प्रवेश दिलवाया। किसने, पंडित राधा मोहन ने। पंडित राधा मोहन के माध्यम से पुंडरीकाक्ष जो आचार्य थे, उन्होंने विष्णुगुप्त या चाणक्य कौटिल्य को क्या दिया, प्रवेश दिलवाया। अब बात करते हैं, अब प्रवेश दिलवाने के बाद अल्पकाल में, यानी कि बहुत ही कम समय में, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने अपने प्रतिभा के बल पर सारी विद्याओं का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया। और वहीं पर ही कहाँ पर, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या बन गए, आचार्य बन गए। और आचार्य ही मतलब एक महान आचार्य बन गए, मतलब सबसे प्रसिद्ध आचार्य बन गए। कौन, चाणक्य, अपनी प्रतिभा के बल पर। अब इस वजह से उनकी ख्याति पूरे देश और विदेश में फैलने लगी। देश में तो इसलिए क्योंकि तक्षशिला का समय भारत से था, और विदेश में इसलिए क्योंकि उस समय भी, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले भी, भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में विदेशों से पढ़ने के लिए हजारों छात्र, जिनमें राजा और महाराजाओं के राजकुमार भी पढ़ने बाहर से आते थे। तो इस वजह से उनकी जो ख्याति थी वो देश और विदेश में फैल गई। किनकी, चाणक्य की। अब चाणक्य क्या हो गए, आचार्य चाणक्य हो गए। इस वजह से घनानंद के कानों में भी ये खबर पड़ी कि कोई आचार्य चाणक्य है, कोई आचार्य विष्णुगुप्त है, जो क्या है, बहुत ही बड़ा विद्वान पंडित है। तो घनानंद भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रभावित था, लेकिन उन्होंने, यानी घनानंद ने कभी भी चाणक्य का चेहरा नहीं देखा था। अब आगे की बात करें तो चाणक्य भी अपने पिता ऋषि चाणक्य की भांति राष्ट्रभक्त पंडित थे और नीति के विद्वान थे। अब ये भी हमेशा राष्ट्र की चिंता में लीन रहते थे और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जो विचार थे उनके मन में आते रहते थे। और एक बार क्या हुआ, आचार्य चाणक्य घनानंद के दरबार में कहाँ जाते हैं, पाटलिपुत्र जाते हैं। ठीक है, आचार्य चाणक्य, चूंकि अब इनकी ख्याति देश विदेश में फैल चुकी है, तो अब ये आचार्य चाणक्य की हैसियत से, देखिए, चाणक्य की हैसियत से नहीं, आचार्य चाणक्य की हैसियत से कहाँ जाएंगे, पाटलिपुत्र दरबार में जाएंगे, जहाँ पर कौन शासन कर रहा है, क्रूर शासक घनानंद शासन कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। और विष्णुगुप्त या आचार्य विष्णुगुप्त इनको क्या करेंगे, घनानंद को सलाह देंगे, और सलाह में वो यूनानी आक्रमण से सुरक्षा करने की बातें कहेंगे। तो इस पर घनानंद को गुस्सा आता है और घनानंद उनको कहता है कि अरे पंडित, तुम पंडिताई का काम करो, तुम्हारा काम पढ़ाना है तो वो करो, राज्य की सुरक्षा कैसे की जाती है ये राजा को मत सीखो। इस प्रकार से कुछ ताना दिया और उनको अपमानित किया। और अपमानित करने की वजह से ही उन्होंने ये शपथ ली, किसने, आचार्य चाणक्य ने, कि मैं जब तक नंदों का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा को की मतलब जो गांठ है वो नहीं, शिखा को बांधूंगा नहीं, या शिखा की गांठ नहीं लगाऊंगा। एक तो ये तथ्य था। और दूसरा तथ्य ये था कि इसी घनानंद ने इनके पिता की हत्या करवाई। और जब ये क्रियाक्रम कर रहे थे आचार्य चाणक्य अपने पिता का, तो उस समय भी इन्होंने गंगा का जल लेकर के इस प्रकार की शपथ ली थी कि मैं नंदों का समूल नाश कर दूंगा, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। इस प्रकार से भी एक शपथ ऋषि चाणक्य के क्रियाक्रम के दौरान भी चाणक्य ने ली थी, और दूसरी अपमान करने पर ली थी। इसके अलावा एक कहानी और सामने निकल के आती है कि घनानंद ने अपने दरबार में कुछ सामूहिक भोज करवाया, तो आचार्य चाणक्य वहाँ आए। और आचार्य चाणक्य चूंकि कुरूप और बद्दे शकल के व्यक्ति, ऐसा माना जाता है, इतिहास में ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो कुरूप थे, शकल के बद्दे थे, चूंकि वो अपने आप को महान विद्वान खुद ही मानते थे और वैसे भी महान विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस हैसियत से वो आकर के घनानंद के पास में बैठ गए, यानी कि घनानंद का जो
राज सिंहासन था उसके आसपास जाकर के बैठ गए। तो गणानंद ने देखा कि ये मतलब कुरूप व्यक्ति कौन आकर के चंडाल जैसा आके मेरे पास बैठ गए। तो इस वजह से गणानंद ने अपने अंगरक्षकों को बोल करके चाणक्य को वहाँ से फेंकवा दिया। यानी कि राज सिंहासन के पास जो सिंहासन था, जो अन्य कुर्सियाँ थी जो भी है, तो उनसे चाणक्य को मतलब पकड़वा कर फेंकवा दी। तो चाणक्य की शिखा खुल गई थी। और चाणक्य ने उस समय भी, इस प्रकार की कहानी मिलती है कि उस समय भी शिखा जो खुल गई थी, तब शपथ ली थी कि मैं इस शिखा को तभी बांधूंगा जब नंदों का समूल नाश कर दूंगा। तो इस प्रकार की 2-3 कहानियाँ सामने निकल के आती है कि नंदों को उखाड़ने का कारण क्या था। तो एक तो ये था कि अपने पिता की हत्या का बदला लेना, दूसरा ये था कि बड़े दरबार में उनको राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न था उनके ऊपर उनको अपमान करना, तीसरा ये था कि सामूहिक भोज के अवसर पर उनका अपमान करना। इस प्रकार से कुछ बातें निकल कर आती है जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य ने ये शपथ ली कि मैं हर हाल में अपने जीवन काल में नंदों का समूल नाश कर दूंगा। अब थोड़ा ध्यान रखिए, अब बात आती है कि आचार्य चाणक्य की चंद्रगुप्त से भेंट कैसे हुई। अब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब आचार्य चाणक्य की चंद्रगुप्त के साथ भेंट पर चर्चा करें तो फिर यहाँ पे अमात्य सकटार का जिक्र होगा। अब चूंकि आचार्य चाणक्य वो बड़े क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत बहुत ज़्यादा क्रोध इनको आता था ऐसा माना जाता है। और जब ये अपमानित होकर के पाटलिपुत्र दरबार से या गणानंद के दरबार से वापस जा रहे थे तो एक कंटेली झाड़ी थी जिसका नाम था कुसा। नाम क्या? कुसा, उस वृक्ष का नाम था। कंटेली झाड़ी का नाम था कुसा। ये कंटेली झाड़ी थी। तो इस कंटेली झाड़ी का कोई कांटा उनके पैर में चुभ गया। तो क्रोध तो पहले ही था, तो और क्रोधित हुए और फिर उन्होंने शपथ ली कि मैं जब तक ये कांटे साफ नहीं, इस प्रकार से मतलब उन्होंने कंटेली झाड़ी के संदर्भ में भी शपथ ली। तो ये उस झाड़ी को मतलब उखाड़ने लगे। तभी यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुका था। उसका नाम क्या था? सकटार। अब ये केवल क्या था? सकटार था, ध्यान रखिए। तो सकटार जो पहले माते था, वो सकटार की मुलाकात किसी होती है? विष्णुगुप्त या चाणक्य से होती है। और बाद में इसी दौरान जो सकटार होंगे वो विष्णुगुप्त को चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। ऐसा सामान्यतः कहानियों में उल्लेख मिलता है। जो निष्कर्ष निकलता है प्रत्येक सारी कहानियों का, तो उसमें ये मिलता है कि सकटार चंद्रगुप्त को चाणक्य को चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। और फिर वो वहाँ चंद्रगुप्त के पास जाएंगे। तो ये चंद्रगुप्त की माता का नाम मिलता है मूरा। ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा साक्ष्य भी मिलता है कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से वाद विवाद किया, यानी कि वाद विवाद का मतलब ये नहीं कुछ शास्त्रार्थ किया, वाद विवाद का मतलब है कि जब चाणक्य ने उनसे वार्तालाप किया तो चंद्रगुप्त ने अपना कोई परिचय दिया, तो उस परिचय में भी मूरा का जिक्र किया। ऐसी कहानी मिलती है। लेकिन जो सामान्य यही है कि मूरा के पुत्र थे चंद्रगुप्त। और अब बात करें कि चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य को कैसे प्रभावित किया, तो एक खेल था जिसका नाम क्या था? राजकिलम खेल था। राजकिलम खेल के माध्यम से चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य को प्रभावित किया। अभी राजकिलम खेल में ये क्या खेल रहे थे? तो वो जो राजा और मतलब एक तरीके से आप हम खेलते ना चोर सिपाही जैसा कोई इस प्रकार का खेल था, जिसमें राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है और राष्ट्र की रक्षा के बारे में वो कोई विचार रखता है अपना। तो चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में इस खेल के माध्यम से विचार रख रहा था। इस वजह से चाणक्य क्या हुए? इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और इस वजह से 1000 कासारपण उस समय की मुद्रा थी। ये 1000 कासारपण देकर, ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1000 कासारपण देकर के चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने खरीद लिया था उनकी माता मूरा के द्वारा। ठीक है, इस बात को करके। और मूरा का जब जिक्र आता है तो कहानी में वो गणानंद की एक दासी के रूप में उल्लेख आता है। मूरा का जो उल्लेख आता है वो गणानंद की दासी के रूप में उल्लेख आता है। तो ये चाणक्य की और चंद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में मुख्य जानकारी थी। और उसके बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो मिलन था उसके बारे में। क्योंकि जब चाणक्य चंद्रगुप्त के पास जाते हैं तो उनकी माता बोलती है कि ये मेरी इकलौती संतान है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये मैं आपको कैसे सौंप सकती हूँ। तब चाणक्य ने मूरा से कहा कि ये आपका पुत्र बड़ा तेजशाली है, इसके माथे के ऊपर राज जो सिंहासन है वो चमक रहा है। इस तरीके से कुछ बातें कही थी और मूरा को प्रभावित किया। और मूरा अंत में इस बात के लिए राजी हो गई कि वो अपने पुत्र चंद्रगुप्त को, अच्छा इससे पहले राजी होने से पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि
मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए, आचार्य चाणक्य के होते हुए चंद्रगुप्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इस प्रकार की शपथ, इस प्रकार के वचन सुन करके मुरा राजी हो गई कि मैं चंद्रगुप्त को आपके समर्पण में दे रही हूँ, आपके हवाले कर रही हूँ, इसका ख्याल रखना। इस प्रकार से कुछ बातें भी सामने निकल के आती है और अंत में 1000 का सर्पण दे करके चंद्रगुप्त को खरीद लिया गया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने अपने पास रख लिया। और जो खेल था वो कौन सा था? राजकिलम। राजकिलम खेल के माध्यम से चंद्रगुप्त ने चाणक्य को प्रभावित किया था, ये भी ध्यान रखना। तो ये जानकारी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की थी, जिसमें चाणक्य के साथ जो मुख्य पात्र वो ऋषि चणक, और उसके बाद अमात्य सक्टार, इसके बाद गणानंद और पंडित राधा मोहन और पुंडरीकाक्ष और चंद्रगुप्त मौर्य और मूरा, ये जो कुछ पात्र है इनका आप विशेष ध्यान रखना। तो ये अच्छा, उसके अलावा तक्षशिला से पाटलिपुत्र इस प्रकार से देखा, पाटलिपुत्र की जो स्थिति आज है वो भारत के उत्तर पूर्व में है। अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय तक्षशिला भारत में ही था। इस बात को जान के भारत का हिस्सा था। आज राष्ट्र के रूप में तक्षशिला भारत का हिस्सा, लेकिन देश के रूप में तक्षशिला भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखना। तो आज तक्षशिला की अवस्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में, और पाटलिपुत्र की अवस्थिति देखी जाए तो भारत के उत्तर पूर्व में, इधर नेपाल आ जाएगा, ठीक है ना। बिहार के बाद इधर नेपाल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है।